चलें, ठीक हो गया। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बेसिक्स और फॉरेक्स मार्केट, जिसमें हमने करेंसी पेयर्स की बात की, पिप्स की बात की, स्प्रेड क्या होता है, और इस मार्केट में चलाने वाले कौन लोग हैं, स्मार्ट मनी किसे कहते हैं। अब हम लास्ट क्लास में ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जो मेन मकसद होता है हमारा ट्रेडिंग के अंदर, वो ये होता है फाइंडिंग आउट कि अगली डायरेक्शन क्या होगी मार्केट की, वेदर द मार्केट इज गोइंग टू गो अप और डाउन। अब उसको फाइंड आउट करने के लिए हम मुख्तलिफ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं कि हमें किस तरह से अंदाजा होगा कि स्मार्ट मनी मार्केट में बाइंग कर रही है या सेलिंग कर रही। अब उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम मुख्तलिफ तरह की टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि इस मार्केट के अंदर ये पता चलाने के लिए कि प्राइसेस यहाँ से अपसाइड के ऊपर जाने वाली है या डाउन साइड के ऊपर आने वाली है, हम एनालिसिस करते हैं, मुख्तलिफ तरह का तज्जिया करते हैं, मार्केट को परखते हैं, एनालाइज करते हैं, जायजा लेते हैं, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि मार्केट की अगली मूवमेंट किस तरह से होगी, अपसाइड को होगी या डाउन साइड की होगी। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जो एनालिसिस हम करते हैं वो कौन सी तरह के एनालिसिस हैं, वो कैसे किए जाते हैं, और वो हमें कैसे मदद कर सकते हैं फाइंड आउट करने में कि क्या प्राइसेस ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली। क्योंकि मेन मकसद यही है हमारा जानना। अगर हमें पता होगा प्राइसेस अपसाइड पे जाने वाली है तो हम बाइंग कर लेंगे, अगर हमें पता चलेगा कि प्राइसेस डाउन साइड के ऊपर आने वाली है तो हम सेल कर लेंगे। अब ये पता कैसे चलेगा, वो हम करते हैं एनालिसिस करके। अब एनालिसिस कितनी तरह के होते हैं, ये तीन तरह के होते हैं हमारे पास। पहली टाइप ऑफ एनालिसिस होती है टेक्निकल एनालिसिस, दूसरी टाइप ऑफ एनालिसिस होती है फंडामेंटल एनालिसिस, और फिर आ जाता है सेंटिमेंट एनालिसिस। अब ये सारी चीजें क्या हैं और कैसे इन सारी चीजों को हम यूज कर सकते हैं मार्केट को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस की बुनियादी डेफिनेशन ये है कि मार्केट के अंदर मुख्तलिफ पैटर्न्स बनते हैं, पैटर्न्स बनते हैं जो कि अपने आप को रिपीट करते हैं। अब हर पैटर्न के बाद जो मार्केट की मूवमेंट है वो एक स्पेसिफिक टाइप की मूवमेंट है, एक मखसूस मूवमेंट है। मिसाल के तौर पर एक पैटर्न है जिसके अंदर मार्केट, जिस पैटर्न में मार्केट अगर एक एरिया पे रेंज कर रही होती है और अपर एरिया ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो अगर ब्रेकआउट होता है, तो जब मार्केट वापस उस एरिया को टेस्ट करती है तो वहां से सपोर्ट लेके अप साइड के ऊपर चले जाती है। ये एक पैटर्न है, ये सारा का सारा। अब ये पैटर्न हमने एक दफा मार्केट में देखा कि ये जब ये पैटर्न बना तो इसके बाद प्राइसेस अपसाइड के ऊपर गई। हमने दूसरी दफा मार्केट में देखा तो जब ये पैटर्न बना, सेम पैटर्न, उसके बाद सेम तरह की प्राइस मूवमेंट आई। हम हिस्टोरिकल चार्ट्स में गए, पिछले 15-20 साल का जब डेटा उठा के देखा तो 15-20 साल के डेटा ने हमें ये बताया कि जब जब ये पैटर्न आया है मार्केट में, तो 80% ऑफ द टाइम मार्केट में इस पैटर्न के बाद प्राइसेस अपसाइड के ऊपर गई हैं। और ये पैटर्न्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अगर पास्ट में ये पैटर्न्स रिपीट होते रहे हैं हमेशा और 80% ऑफ द टाइम मार्केट उसके बाद सेम मूवमेंट देती है, तो हम इस बात के ऊपर पहुंचते हैं, ये डिड्यूस करते हैं कि पैटर्न्स मार्केट में बनते हैं, वो रिपीट होते हैं, और जब भी वो पैटर्न्स बनते हैं उसके बाद जो प्राइस की मूवमेंट आती है वो सेम होती है। तो अगर इन द फ्यूचर भी यही पैटर्न बनेगा तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 70-80% ऑफ द टाइम इस पैटर्न के बाद प्राइसेस अपसाइड के ऊपर ही जाएंगी। तो इस लॉजिक ने, इस डिडक्शन ने, इस हाइपोथेसिस ने हमें एक बिल्कुल कंप्लीट ब्रांच ऑफ एनालिसिस ओपन कर दिया जिसका नाम था टेक्निकल एनालिसिस।
एनालिसिस की इस टाइप में हमारा मकसद क्या होता है, वो तमाम पैटर्न्स, वो तमाम बिहेवियर्स मार्केट में फाइंड आउट करना जो रिपीट हो रहे हैं, और जब भी वो आते हैं उनके बाद मखसूस तरह की मूवमेंट आती है, ताकि अब हम उन तमाम पैटर्न्स को छान लें, एक लिस्ट बना लें, और इन द फ्यूचर जब भी उन पैटर्न में से कोई एक पैटर्न बने मार्केट के चार्ट के ऊपर, तो उसके बाद हम उस पैटर्न को देख के ये अंदाजा लगा सकें कि प्राइसेस अप साइड पे जाने वाली है या डाउन साइड पे जाने वाली है। तो टेक्निकल एनालिसिस से क्या मुराद है? टेक्निकल एनालिसिस से मुराद है एनालिसिस की वो किस्म जिसमें हम पास्ट के स्टैटिस्टिकल या रिपीटेटिव पैटर्न्स को फाइंड आउट करते हैं, जो बार बार मार्केट में आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, बार बार मार्केट में हमें ऑब्जर्व करने को, देखने को मिल रहे हैं। उन पैटर्न्स को हम फाइंड आउट करके जो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी वाले पैटर्न है, उनको फाइंड आउट करें, उनको स्टडी करें, और इन द फ्यूचर जब वही पैटर्न रिपीट हो मार्केट में, तो उस बेस के ऊपर हम ट्रेडिंग डिसीजंस लें। तो इस पूरे टेक्निकल एनालिसिस के, ये जो हम आगे चीजें पढ़ने अब जा रहे हैं इस पूरे कोर्स में, हम उसमें वो तमाम पैटर्न्स फाइंड स्टडी करेंगे, चार्ट्स पे देखेंगे, बैक टेस्टिंग देखेंगे उसकी, फ्यूचरिस्टिक डेटा में देखेंगे कि वो कौन से पैटर्न है जिनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है और सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं, ताकि हम उन पैटर्न्स को यूज करते हुए मार्केट में आने वाली नेक्स्ट मूवमेंट को पता चला सकें। अब ये पैटर्न्स में क्या क्या शामिल होता है? इस पैटर्न के अंदर ट्रेंड्स शामिल होते हैं, मार्केट के पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट्स शामिल होते हैं, चार्ट्स को देखना शामिल होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस शामिल होता है, इंडिकेटर्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं मार्केट में जो रिपीट हो रही हैं। अब हमारा मकसद क्या है? ऑल वी नीड टू डू इज फाइंड आउट दोज पैटर्न्स, those are repeating themselves again and again historically, and when they appear in the future we use those pattern in order to take profitable trading decisions। हम बार बार जो पैटर्न मार्केट में बन रहे हैं उनको फाइंड आउट करेंगे, जो सबसे ज्यादा दफा चल रहे हैं पैटर्न्स, उनको एक लिस्ट तैयार करेंगे, देखेंगे, स्टडी करेंगे, परखेंगे, और आने वाले टाइम में जब वही पैटर्न्स रिपीट होंगे तो हमें पता होगा इसके बाद प्राइस किस साइड के ऊपर जाने वाली है। तो ये ऑल डिपेंड्स अपॉन दिस स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, यानी ये हम स्टेटिस्टिक्स देखते हैं कि कौन सा पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है। अब इस पैटर्न के अंदर हम चीजें जो पढ़ने जाएंगे उसके अंदर मार्केट स्ट्रक्चर शामिल होगा, उसके अंदर इम्पल्स करेक्शन शामिल होंगे, उसमें 1 2 3 पैटर्न शामिल होगा, उसके अंदर हमारे पास कब प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, कब मार्केट में इम्पल्स आने वाली है, कब स्मार्ट मनी बाइंग कर रही है, सेलिंग कर रही है, किस एरिया से बाय सेल करना है, ट्रेंड कौन सा है, कहाँ तक ट्रेंड चलेगा, कब ट्रेंड रिवर्स होगा, उस ट्रेंड के अंदर कौन सा लिक्विडिटी पॉइंट है, कौन सा एंट्री जोन है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, कहाँ पे इंड्यूसमेंट्स हैं, कहाँ पे एसएल हंटिंग होनी है, कहाँ पे टर्टल सूप होना है, किस टाइम के ऊपर ट्रेड लेनी है। ये सारा कुछ जो कुछ भी हम सीखेंगे वो सारा का सारा टेक्निकल एनालिसिस में आएगा। तो ये पहली ब्रांच होती है एनालिसिस की, ये पहली टेक्निक होती है प्राइस को प्रिडिक्ट करने की। दूसरी टेक्निक कौन सी है? वो उसको कहते हैं हम फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस, इसमें हम स्टेटिस्टिक्स को नहीं देखते, हम इसमें एक्चुअल मुल्क के अंदर चलने वाले इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को देखते हैं। यानी एक मुल्क के अंदर, एक कंट्री है जैसे यूएस है, उसकी इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है, उसकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितनी चल रही है, महंगाई कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट वहां पे कितनी चल रही है, वहां का नॉन फार्म पेरोल क्या चल रहा है, वहां पे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या चल रहा है, वहां पे जीडीपी ग्रोथ रेट क्या चल रहा है, वहां पे इंटरेस्ट रेट किस तरीके से चल रहे हैं, वहां पे क्वांटिटेटिव टाइटनिंग चल रही है या क्वांटिटेटिव ईजनिंग चल रही है, वहां के पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, लोग क्या कह रहे हैं अपने पॉलिटिकल रिजीम के बारे में, हुकूमत के बारे में, और इस तरह की बहुत सारी और चीजें। इन सब को देखते हुए हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में इस कंट्री की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग साइड के ऊपर रहेगी या वीक साइड के ऊपर रहेगी। ठीक है। सो फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली क्या है? उस कंट्री के अंदर चलने वाले चीजों का जायजा लिया जाए
कि उस कंट्री के अंदर क्या सूरत हाल चल रही है, और उस बेस के ऊपर हम डिसाइड करें कि अच्छा इस कंट्री, अगर इस कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है, इसका मतलब है कि ओवरऑल इस कंट्री की ग्रोथ अच्छी है। या अगर इस कंट्री के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, इसका मतलब इस कंट्री की करेंसी की डिमांड अच्छी होगी। या वहां पे जो है पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत अच्छी चल रही है, या अनएम्प्लॉयमेंट का जो सूरत हाल है वो अंडर कंट्रोल है, लोगों के पास जॉब्स हैं। अब ये सारे के सारे डेटाज हमें ये फाइंड आउट करने में मदद करेंगे कि उस कंट्री की करेंसी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ये लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए होता है, जो हमें 6 महीने, साल, 6 साल, 5 साल, 10 साल तक का हमें एक ओवरऑल आउटलुक देती है। इन चीजों को हम देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाली है इनकी या नीचे जाने वाली है। तो इस तरह के एनालिसिस को कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। अब जब जैसे ही हम अपना टेक्निकल एनालिसिस वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ जाएंगे। फिर इसको हम स्टडी करेंगे, जो इकोनॉमी को कैसे देखना है, न्यूज को कैसे देखना है, इन सारी चीजों को बाद के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब फंडामेंटल एनालिसिस के बाद तीसरी तरह का जो एनालिसिस होता है उसको कहते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, लोगों के जज्बात, लोगों के एक्शंस को देख के ये अंदाजा लगाना कि मार्केट क्या करने वाली है। अब इसकी बुनियाद क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, आपको पता है कि 90% जो रिटेलर है वो क्या करते हैं, लॉस करते हैं। यानी जो मेजोरिटी होती है वो रिटेलर्स की, वो क्या होती है, मेजोरिटी रोंग होती है। यानी वो लॉसेस करते हैं, इसका मतलब है कि वो गलत होते हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि लेट्स से एक पेयर है यूरो यूएसडी का। अब इस बात को गौर से आपने समझना है। यूरो यूएसडी का पेयर है एक। अब आपको पता है कि जो रिटेलर है वो हमेशा क्या होते हैं, 90% ऑफ द टाइम जिनकी मेजोरिटी होती है रिटेलर की, वो गलत होती है। रिटेलर्स गलत होते हैं। अगर रिटेलर्स कह रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगी, वो बाय कर रहे हैं, इसका मतलब है मार्केट सेल जाएगी। अगर रिटेलर सेल कर रहे हैं, इसका मतलब है मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि हमने ये देखा है, हमें जब से मार्केटें बनी है तब से हमने देखा है कि रिटेलर हमेशा गलत होते हैं। अच्छा, अब अगर हमें किसी तरीके से पता चल जाए यूरो यूएसडी में जो मेजोरिटी रिटेलर है वो क्या कर रहा है। अगर आपको पता लग जाए कि रिटेलर की जो मेजोरिटी वो यूरो यूएसडी को बाय कर रही है, ठीक है, आपको इनके जज्बात का पता लग गया कि जो मेजोरिटी रिटेलर है वो बाय कर रहे हैं। और आपको ये भी पता है, हमें एक फैक्ट है कि मेजोरिटी हमेशा रिटेलरों की गलत होती है। और अगर आपको पता चले कि रिटेलर बाय कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में इस बात से आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं मार्केट किस साइड को जाएगी यूरो यूएसडी। क्या यूरो यूएसडी डाउन जाएगा या यूरो यूएसडी ऊपर जाएगा? आप मुझे चैट में जरा बताएं। सभी बताइएगा मुझे, जितने भी लोग सुन रहे हैं, जिसको जो समझ आया। वी हैव 11 पीपल इन द क्लास, तो सिर्फ 3 4 को समझ आया। मुझे सभी ने बताना है ताकि हमें जो है ना आइडिया हो कि कितनों को समझ आई है कितनों के नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी बताएं। कि मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो रिटेलर हैं वो हमेशा मेजोरिटी उनकी गलत होती है। अ, ये इसके ऊपर ना प्लीज आप वो ना करें, एनोटेशन ना करें। एक सेकंड जरा मुझे दें। अच्छा जी। तो रिटेलर्स अगर गलत होते हैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम, और रिटेलर आपको पता लग जाए सारे के सारे मेजोरिटी उनकी बाय कर रही है, तो मुझे आप सब बताएं कि इस बात का आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि यूरो यूएसडी ऊपर वाली साइड पे जाएगा या डाउन वाली साइड पे जाएगा। रिटेलर बाय कर रहे हैं 90% उनका मेजोरिटी। जिनको समझ नहीं आई क्वेश्चन की या बात की, वो मुझे बताएं कि समझ नहीं आई, दोबारा बताएं।
क्या हुआ है? क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, क्या हुआ है मुझे अब समझ नहीं आ रहा। यहाँ तो मुझे आपके कमेंट्स चैट नहीं नजर आ रही। रिपीट करो, हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ, हाँ ऐसे करें ना। आप अब जिनको नहीं समझ आ रही वो कहें दोबारा बताएं, रिपीट करें। क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पे क्या है कि सभी को समझ आए, फिर हम आगे चलें, क्योंकि ये चीजें काम आनी है, इनकी बेस पे आप आगे चल के ही कंप्लीट कर पाएंगे ना चीजों को, ट्रेडिंग कर पाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इधर देखिएगा जरा अब की बार, कि एक फैक्ट है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ सेंटिमेंट एनालिसिस कैसे करते हैं। ये मैं आपको करने का तरीका बता रहा हूँ, अब इसको गौर से समझिएगा। सेंटिमेंट एनालिसिस के मुताबिक हम लोगों के जज्बात का जायजा लेते हैं, उनके सेंटिमेंट को देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। हमें पता है कि जो रिटेलर होता है ना, जो आम ट्रेडर है नॉर्मल, मेरे आपके जैसे, उनकी मेजोरिटी गलत होती है। यानी मेजोरिटी ऑफ रिटेलर जो होते हैं, 90% वो लॉसेस करते हैं। 90% ऑफ देम वो लॉस करते हैं, यानी इसका मतलब है मेजोरिटी रिटेलर्स की हमेशा से गलत रही है, रोंग रही है। अगर मेजोरिटी इनकी रोंग है, रिटेलर्स की, अब अगली चीज के ऊपर आ जाते हैं। और हमें पता लग जाए किसी तरह से, कोई भी पेयर है, लेट्स से यूरो यूएसडी है, इसके ऊपर आपको पता लग जाए कि रिटेलर बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। फर्ज करते हैं आपको पता चले कि जो रिटेलर है वो यूरो यूएसडी को, मेजोरिटी ऑफ देम आर बाइंग, वो बाय की ट्रेड्स लगा रहे हैं। अगर वो बाय की ट्रेड्स लगा रहे हैं और आपको ये भी पता है कि मेजोरिटी गलत होती है हमेशा, लॉसेस वो करते हैं, तो आपके ख्याल में अगर रिटेलर बाइंग कर रहे हैं तो यूरो यूएसडी किधर को जा रहा होगा? ये क्वेश्चन है। अब इसका मुझे आंसर आप सबने देना है, 11 के 11। मुझे बताएं, क्या यूरो यूएसडी अप साइड पे जाएगा या डाउन साइड पे जाएगा? बेहतरीन हो गया, जबरदस्त हो गया, डाउन। अब अगला क्वेश्चन ये, हमें पता कैसे चलेगा रिटेलर क्या कर रहा है, बाय कर रहा है या सेल करेगा? हाँ जी, आसिफ साहब का बिल्कुल राइट क्वेश्चन है कि ये तो पता लग गया, अगर रिटेलर बाय कर रहे हैं मार्केट नीचे आ रही होगी। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा रिटेलर बाय कर रहे हैं सेल कर रहे हैं? तो इसका आंसर करने के लिए हम चलते हैं अम, यहाँ पे। मैं आपको एक वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ, ये मैं शेयर भी करता हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, अब इस वेबसाइट का नाम है myfxbook.com। ठीक है, इसका लिंक मैं आप ग्रुप में भी भेज दूंगा, वैसे ये myfxbook.com इसका नाम है। अब आपने इस वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट पे जाके आपने ओपन करना है कम्युनिटी। कम्युनिटी ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है, आपको नजर आएगा टैब सेंटिमेंट का। ये सेंटिमेंट आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे सेंटिमेंट, तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये लोड होल है, ये आ गया। ये आपके पास सेंटिमेंट का पेज लोड होगा। ठीक है जी। अब इस पेज के अंदर, जैसे कि आपके पास ये एक पेयर है एनजेड कैड का, कोई एक रैंडम पेयर है, हमने चूज किया। मैं इसको ओपन करता हूँ, ये एनजेड यूएसडी, कोई भी, ये एनजेड यूएसडी ले लेते हैं चलो। ये मैं इसको ओपन करता हूँ। वो पेयर आपने जब ओपन किया, तो आपको इन नजर आया। इस अब इसको रीड कैसे करना है? जब पेयर आपको पास ओपन हुआ ना, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है दो कॉलम। एक कॉलम है शॉर्ट जहां पे लिखा हुआ है, एक कॉलम है जिसके ऊपर लिखा हुआ है लॉन्ग और पेयर लिखा हुआ है एनजेड। और ये पोजीशन किनकी है? रिटेलर की, रिटेलर्स। अब शॉर्ट का मतलब होता है सेलर्स, लॉन्ग का मतलब होता है बायर्स। अच्छा जी, इसको मैं यहाँ से ऐसे कर दूं। अच्छा जी, शॉर्ट का मतलब होता है सेलर्स और इस लॉन्ग का मतलब होता है बायर।
अब ये डेटा आपको बता रहा है कि पेयर है एनजेडी यूएसडी का, उसमें जो सेल साइड पे लोग बैठे हैं वो है 9%। ठीक है। और जो बाय साइड पे बैठे हैं लोग, यानी लॉन्ग साइड पे बैठे हैं बाय साइड पे, वो है 91%। 91% रिटेलर जो हैं वो एनजेडी यूएसडी को क्या कर रहे हैं? बाय। ये डेटा आपको क्या बता रहा है? अभी चार्ट नहीं हमने जाके देखा, हमें नहीं पता किधर है। एनजेडी यूएसडी आपके इस डेटा के मुताबिक मुझे बताएं कि एनजेडी यूएसडी ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा। मुझे आप बताएं, इस डेटा के मुताबिक एनजेडी यूएसडी किस साइड पे जा रहा होगा? सभी बताएं। जिनको नहीं समझ आई मैं दोबारा समझाऊंगा, लेकिन मुझे आंसर सभी का चाहिए। सिर्फ 3 मैसेजेस में नजर आ रहे हैं, बाकी भी बताए ना। जबरदस्त डाउन। अच्छा जी, एक कह रहे हैं अप ट्रेंड। दो दो ने कहा है जी अप साइड के ऊपर, और बाकी कह रहे हैं डाउन। ये हर घंटे चेंज होता है, मतलब हर घंटे अपडेट होता है। एवरी आवर अपडेट होगा। ठीक है। अच्छा, अब देखें, जो लोग आप कह रहे हैं मैं आपके लिए दोबारा बताता हूँ। ये डाउन जा रहा होगा और आगे भी डाउन जाएगा। और इसकी वजह यह है कि देखिए, रिटेलर्स मैंने आगे आपको बताया था हमेशा गलत होते हैं। जो रिटेलर होते हैं ना वो हमेशा गलत होते हैं, वो लॉसेस करते हैं। अब ये मैं इसकी रीजन भी बताता हूँ कि वो क्यों गलत होते हैं। रिटेलर्स यहाँ पे एनजेडी को क्या कर रहे हैं? बाय। 91% आप देखें, लॉन्ग का मतलब होता है बाय। एनजेडी यूएसडी को रिटेलर का जो 91% है वो कर रहा है बाय। और 9%, सिर्फ चंद 9% लोग हैं जो इसको कर रहे हैं सेल। इस ये सेंटिमेंट हमें ये बताता है, क्योंकि रिटेलर्स गलत होते हैं। रिटेलर गलत होते हैं और रिटेलर ज्यादातर 91% कर रहे हैं बाय। तो मार्केट नीचे जा रही होगी और नीचे जाएगी। समझ में आ गए? ये जिन्होंने अप लिखा था, आप मुझे प्लीज कंफर्म करें कि ये आपको समझ में आ गया कि मार्केट डाउन क्यों जा रही है। ठीक हो गया। अब अब हम जाते हैं चार्ट के ऊपर, जाके देखते हैं क्या ये एक्चुअल में ऐसे हो रहा है। ये साथ हमने ओपन कर लिया जी, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन कर लिया। अब हम जाते हैं जी एनजेडी यूएसडी के ऊपर। ये आ गया हमारे पास सर एनजेडी यूएसडी का चार्ट। ये कर लिया इसको मजीद बड़े टाइम फ्रेम पे। अब आप ये देखें, ये एनजेडी का हालात देखें। एनजेडी नीचे जा ही जा रहा है, जा ही जा रहा है, जा ही जा रहा है, जा ही जा रहा है। और रिटेलर क्या कर रहा है? इधर देखें, रिटेलर क्या कर रहा है? लॉन्ग। रिटेलर इसको बाय कर रहा है। क्योंकि रिटेलर क्यों ऐसे कर रहा है? क्योंकि रिटेलर के समहाउ जेन में ये बैठ गया हुआ है कि मार्केट नीचे आई है, अब तो इसने ऊपर ही जाना है, और कितना नीचे आएगी मार्केट और नीचे चले जाएगी। स्मार्ट मनी और सेलिंग करेगी। वो कहेंगे इतना नीचे आ चुकी है, अब तो ऊपर जाएगी, मार्केट और लो बना देगी। वो फिर बाय करेंगे, मार्केट और नीचे आ जाएगी, फिर बाय करेंगे, मार्केट और नीचे आ जाएगी, फिर बाय करेंगे, मार्केट और नीचे, फिर बाय करेंगे और नीचे, फिर बाय कर रहे हैं और नीचे आ जाएगी मार्केट। तो रिटेलर के जहन में समहाउ आप लोगों में से भी में भी कभी किसी ने इस तरह का काम किया हो कि मार्केट नीचे जाती जा रही है, तो समझ रहे हैं अब तो रिवर्स होगी, अब तो रिवर्स होगी, अब तो रिवर्स होगी। तो ये अक्टूबर के महीने से अब अगले साल का जनवरी आ गया है, और महीन मार्केट नीचे जाती जा रही है, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने। और रिटेलर बेचारा क्या करी जा रहा है? बाय करता जा रहा है। इस वजह से तो कहते हैं 91%, 90% रिटेलर लॉस करता है। उनके देखिए 91% क्या कर रहे हैं? वो बाय करके बैठे हुए हैं। और स्मार्ट मनी वो सेल में होती है और मार्केट सेल में जाई जाती है।
इस बात की समझ आई है कि आप सबको ये सेंटिमेंट वाली स्टोरी सभी को समझ में आ गई है? यस नो करके मुझे बता दें, अगर नो वाला है तो मैं दोबारा बताऊंगा। अगर यस है सबका तो फिर हम आगे चलेंगे। पर वो जो 9% शॉर्ट थे वो भी रिटेलर है का है? हाँ जी, रिटेलर तो है, लेकिन वो वाले रिटेलर है नॉलेज वाले। सिर्फ 9% जो है जिनको पता है कैसे ट्रेडिंग करनी, इसलिए तो कहते हैं सिर्फ चंद लोग ही कामयाब होते हैं इस मार्केट में। 90% लॉस ही करते हैं। ज्यादातर लॉस ही करते हैं। वो जो चंद जिनको पता है वो तो देख लें, वो सेल कर रहे हैं, चंद परसेंट। बाकी सारे बाय करी जा रहे हैं और मार्केट नीचे के नीचे। कोई और पेयर ओपन कर लेते हैं। आ जाए इधर। हम इसकी बजाय, ये आ गया यूएसटी। एक सेकंड यार, इसको तो खत्म करें। हमारे पास किधर गया यूएसटी वाला था नहीं। हाँ ये देखें, ये आ गया यूएसटी सीएचएफ। अब जरा इधर आ जाते हैं, ये आ गया यूएसटी सीएचएफ। अब ये यूएसडी सीएचएफ हमें सर ये बता रहा है, इधर देखें कि ये रिटेलर्स का डेटा बता रहा है। यूएसडी सीएचएफ के अंदर रिटेलर जो है शॉर्ट यानी सेल, 80% लोग सेल कर रहे हैं रिटेलर, और जो 20% है वो बाय कर रहे हैं। यानी ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, यूएसडी सीएचएफ को सेल कर रहा है रिटेलर। आप मुझे बताएं कि मार्केट किस साइड को जा रही होगी? मार्केट यूएसडी सीएचएफ की किस साइड को जा रही होगी, ऊपर या नीचे? जबरदस्त हो गया, बेहतरीन। यानी आप सर अब जाके देखते हैं क्या हकीकत में भी ये ऊपर जा रही है। यूएसटी सीएचएफ ओपन किया, ये आ गया यूएसटी सीएचएफ। ये देखें किस साइड को जा रहा है यूएसटी सीएचएफ। यूएसडी सीएचएफ बस आस्ता आस्ता जाता जा रहा है ऊपर। रिटेलर क्या सोचते हैं, यार इतना ऊपर चले गया अब तो नीचे ही जाएगा, वो सेल कर ही जाएंगे, सेल मार्केट ऊपर जाती जाएगी। ठीक है, तो देखिए मार्केट ऊपर जा रही है, और ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है, और ऊपर जाती रहेगी जब तक कोई रिवर्सल नहीं बन जाता। वो रिवर्सल हम पढ़ेंगे आगे चल के कैसे होता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे देखें कि जो मेजोरिटी है वो क्या कर रही है, सेल, और बहुत कम परसेंट के लोग हैं वो बाइंग कर रहे हैं, और मार्केट ऊपर जाती जा रही है अपसाइड के ऊपर। तो क्या आप सबको समझ में आ गया ये सेंटिमेंट का? जी ये चेंज होते रहते हैं, हर आवर के बाद फ्रेश डेटा आ जाता है। सर इस पेयर में यूएसडी की वजह से अप जा रहा है। आई एम राइट। जी जी, डॉलर स्ट्रेंथ की वजह से। तो अब इससे आपको एक सेंटिमेंट एनालिसिस समझ में आया कि जो रिटेलर, एक तो आपको रिटेलर की साइकोलॉजी समझ में आई कि उनकी साइकोलॉजी क्या है, कि जब मार्केट ऊपर जाती है ना, वो बजाय बाय ढूंढने के, अब आपने क्या करना है। अब ये आगे चल के ऑफ कोर्स हम सारी चीजें तफसील से पढ़ेंगे, कैसे बाय कब सेल करना है, कैसे एसएलटीपी सारा कुछ उसका। लेकिन रिटेलर की साइकोलॉजी होती है ऊपर जाए हम इसको सेल करें। ठीक है, हो सकता है ये नीचे आ जाए, लेकिन जो स्मार्ट मनी होती है, या जो पैसे बनाते हैं मार्केट में, वो क्या कहती है, मार्केट ऊपर जा रही है, थोड़ा नीचे आई है तो इसको खरीदा जाए, हमें डिस्काउंट मिल रहा है। मार्केट नीचे आई है, इसको खरीदा जाए, डिस्काउंट मिल रहा है हमें। मार्केट नीचे आ रही है, इसको खरीदा जाए, हमें डिस्काउंट मिल रहा है। ट्रेंड बुलिश है ना, ऊपर जाते हुए ट्रेंड में जब पुल बैक मिला तो ये डिस्काउंट हमें मिल रहा है, खरीदो इसे। रिटेलर क्या करते हैं इसके उलट, ऊपर जाते हुए मार्केट में थोड़ा सा नीचे आने लगती है, वो कहते हैं सेल हो गई मार्केट, सेल करो। सेल करते हैं, मार्केट नया हाई बना देती है, सेल करते हैं, मार्केट नया हाई बना देती है, सेल करते हैं, नया हाई बना देती है, और ऊपर जाती रहती है। स्मार्ट मनी क्या करती है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में नीचे आती है, यहां से वो बाइंग करते हैं, और ये हम तफसील से पढ़ेंगे कि कैसे हमने यहाँ पे बाइंग करनी है इन एरियाज में।
ठीक है। तो इन ये दोनों टोटल अपोजिट साइड्स हैं। रिटेलर का जहन इस तरह से बन गया हुआ है कि अब जैसे अभी भी रिटेलर क्या सोच रहे हैं कि यार इतना ऊपर जा चुकी है, अब तो नीचे आएगी ना, अब भी सेल कर दो। पता चले 2 दिनों बाद मार्केट इधर खड़ी हो, फिर नीचे आ रही हो, फिर सेल कर रहे हो, जैसे गोल्ड में हो रहा है। गोल्ड के अंदर क्या हो रहा है? अब गोल्ड के अंदर जाए ना, ये आ गया गोल्ड का चार्ट। ये इधर आ जाए, ये देखिए आपको क्या नजर आ रहा है। मार्केट ऊपर जाती है, ये ऊपर जाती है, रिटेलर समझता है कि खत्म हो गया ट्रेंड, नीचे आइए इसको सेल करो, वो असल में मार्केट ने ऊपर जाना होता है। फिर नीचे आती है, वो सेल करते हैं, मार्केट एक नया हाई बना देती है, नया हाई बना देती है, नया हाई बना देती है। मार्केट ऊपर जाती जा रही है, नया हाई बनाती जा रही है। अब आज भी अगर आप में से कोई स्ट्रीम में था, आप में से कोई आज स्ट्रीम पे था जब मैं था वहां पे? कोई था आप में से या नहीं? आप थे अलगोक टेक, हाँ। अब क्या किया था यहां से, इस एरिया से? कहाँ से? याद होगा आपको? हाँ, यहां से बाय किया था, क्योंकि ऊपर जाते हुए मार्केट में जब नीचे आई है तो इसको बाय पकड़ना चाहिए ना, यहाँ से, क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है। अब रिटेलर का माइंडसेट क्या है, यहां से इतना ऊपर आ गई, अब नीचे आने लगी, अब ये नीचे आ जाएगी। रिटेलर ये काम करता है, और वो मार्केट नया हाई बना देती है। लेकिन हम आगे चल के ये सीखेंगे कि कैसे जब मार्केट ऊपर जाके नीचे आती है तो कैसे बाइंग करनी है, यहां से निकलना कैसे है, फिर दोबारा यहां से कैसे बाइंग करनी है, निकलना कैसे, यहां से कैसे बाइंग करनी है, ये चीज हम सीखेंगे। नो आइडिया कलीमुल्ला साहब, मुझे नहीं आइडिया, मैं देख लेता हूँ। तो कहने से मुराद ये है कि आपके पास सेंटिमेंट एनालिसिस हमें इस तरीके से हेल्प करता है फाइंड आउट करने में कि किस डायरेक्शन में मार्केट जाने वाली है। ठीक है, ये सेंटिमेंट वाली आप सबको समझ में आ गई, ये सारे पेयर्स का यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये देखिए एनजेडी सी एच एफ है, मैं नहीं कुछ बताऊंगा, आपने इस डेटा को खुद ही देखना है, और मुझे आपने बताना है कि मार्केट किस साइड को जा रही होगी। ये डेटा एक दफा ओपन हो जाए। क्या हुआ है, वेबसाइट बैठ के? जी मैं कलीमुल्ला साहब बताता हूँ, एक दफा ये लोड हो जाए। हम- चलें जी, हो गया लोड। अच्छा, अब इस डेटा को आप सब खुद देखिए, एनालाइज करें, और आप मुझे बताएं कि मार्केट एनजेडी सी एच एफ की है, ये सेलर्स है, ये बायर्स हैं, मुझे बताएं मार्केट किस साइड को जा रही होगी सभी। सभी 11 के 11, आप इसको देखें, एनालाइज करें और मुझे बताएं। डाउन साइड के ऊपर जा रही होगी, सेल साइड पे। ठीक है, चलें हम देखते हैं, जाके एनजेडी सी एच एफ को जाके देखते हैं। ये आ गया, कहीं ये आ गया एनजेडी सी एच। ये तो वाकई नीचे ही आता जा रहा है, ये देखिए, ये तो बड़ा डाउन साइड के ऊपर आया हुआ है।
ठीक है। अब इसका मतलब है कि आप सबको सेंटिमेंट एनालिसिस का समझ में आ गया है कि किस तरीके से सेंटिमेंट एनालिसिस को आप यूज कर सकते हैं मार्केट की एक डायरेक्शन को पता करने के लिए। अब क्या इसका ये मतलब है कि आप जाके सेंटिमेंट एनालिसिस का ओपन करें, देखें अच्छा NZDCHF रिटेलर जो है सारे बाय करें, आप जाके सेल की ट्रेड ओपन कर लें? नहीं, ये इसका हरगिज मतलब नहीं है। ये एक टूल मैंने आपको बताया है, टाइप ऑफ एनालिसिस बताया है कि किस तरीके से आप इसको यूज करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रिटेलर क्या कर रहा है और स्मार्ट मनी उसके अगेंस्ट जाएगी और मार्केट की साइड के ऊपर जाने वाली है। ठीक है, अब वो कैसे करना है, बाय कब करना है, सेल कब करना है, एसएल कैसे लगाना है, टीपी, वो हम तफसील से आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिक के अंदर आ जाती है। बिल्कुल बेसिक है ये, फॉरेक्स का एबीसी में आती है, फॉरेक्स की, जिसको कहते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस। होपफुली आपको इसका आइडिया हुआ होगा। अब सेंटिमेंट से हम आगे बढ़ते हैं, वापस अपने स्लाइड्स पे चलते हैं। तो तीन तरह के एनालिसिस होते हैं हमारे पास। तो इन सेंटिमेंट्स को हमें किस टाइम फ्रेम में देखना चाहिए, मतलब M1 में आगे देखेंगे तो वो ज्यादा फास्ट होती है। ये मैं हाफिज उमर साहब, इसको जस्ट आपने जनरल डायरेक्शन के लिए देखना है कि रिटेलर क्या है कर रहा, स्मार्ट मनी क्या कर, किस साइड को लेके जाएगी। मेन आपको एक डायरेक्शन पता लग जाएगी इससे। ठीक है, बाकी वो जो आपका क्वेश्चन है ना कि 1 मिनट में देखेंगे, वो मैं सारा आगे चल के पढ़ाऊंगा आपको कि 1 मिनट में क्या देखना है, H1 में क्या देखना है, 15 में क्या देखना है, डेली में क्या देखना है, वो आगे चीजें आएंगी हमारे पास। सो नाउ वी हैव थ्री टाइप ऑफ एनालिसिस। सबसे पहला टेक्निकल एनालिसिस था, उसके बाद हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस था, फिर हमारे पास सेंटिमेंट एनालिसिस। क्या ये तीनों टाइप ऑफ एनालिसिस आप सबको क्लियर हो गए? मुझे बताएं, फिर हम आगे चलें। क्या आप सबको ये समझ में आ गया है इन तीनों टाइप्स के एनालिसिस कौन से होते हैं? अब इस कोर्स में हम इन सेंटिमेंट का तो आपको बता दिया है, हमारा मेन फोकस पहले होगा सबसे टेक्निकल्स को कंप्लीट किया जाए, फिर हम आएंगे फंडामेंटल्स के ऊपर। ठीक है, और इनको कंबाइन करके हम एक पूरा ट्रेडिंग सिस्टम बनाएंगे जो कि हमें मुकम्मल एंट्री से लेके एग्जिट तक गाइड करे। अब हम मेन सीखने जा रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब जब टेक्निकल की बात की जाती है तो सबसे पहले जो चीज आती है वो होती है कैंडलस्टिक्स। अब कैंडलस्टिक्स का आपको आइडिया होगा, कैंडलस्टिक क्या है? कैंडलस्टिक बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि एक खास टाइम में, एक मखसूस टाइम में प्राइस कैसे मूव की है। टाइम और प्राइस, इन दो चीजों को ये रिप्रेजेंट करता है, ये ग्राफ होता है एक। टाइम और प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक खास मखसूस टाइम में प्राइस कैसे मूव की है, कहाँ से उस टाइम में स्टार्ट हुई थी प्राइस, कहाँ तक गई है, ऊपर गई है, नीचे गई है, जो सारा सिचुएशन। अब एक जो जनरल कैंडलस्टिक में आपको बताता हूँ कैसे काम करती है। फर्ज करें कि हमारे पास जो दिन का स्टार्ट है, लेट से मैं आपको गोल्ड की एक एग्जांपल देता हूँ। ये आ गया, लेट से हमारे पास गोल्ड, गोल्ड की एक एग्जांपल देता हूँ कि गोल्ड का ट्रेडिंग स्टार्ट होती है हमारे पास, लेट से दिन का आगाज होता है एक, और गोल्ड की ट्रेडिंग स्टार्ट होती है लेट से अराउंड $2000 के। ठीक है, $2000 की स्टार्ट होती है, और जैसे दिन का स्टार्ट होता है प्राइस ये थी। अब स्टार्ट में क्या होता है, सेलर्स प्राइसेस को खींचते हैं, थोड़ा नीचे लेके जाते हैं $1900 तक। उसके बाद बायर्स मार्केट में एंटर होते हैं और वो प्राइसेस को खींच के बहुत ज्यादा ऊपर ले जाते हैं, लेट से $2500 तक, $2500 तक वो प्राइसेस को खींच के ले जाते हैं। उसके बाद जब भी दिन खत्म नहीं हुआ होता, दोबारा से सेलर्स मार्केट में आते हैं और प्राइसेस को ड्रॉप करते हैं, लेट से अराउंड $2400 तक। अब ये यहाँ पे दिन हो जाता है क्लोज। दिन का आगाज हुआ था यहां से, और दिन का बेसिकली क्लोजिंग हुई है इस जगह पे। प्राइसेस नीचे लो यहां तक गई हैं 1900 तक, हाई गया है यहां तक 2500 तक। अब इसको कैंडल की फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं कि जहां से प्राइस स्टार्ट हुई थी और जहां पे क्लोज हुई है, लेट से ओपन प्राइस हुई थी इस जगह से, और जहां पे जाके क्लोज हुई है वहां पे एक इस तरीके का बॉक्स बना दिया जाता है।
उसके बाद जहां तक प्राइस नीचे गई है, वहां पे एक नीचे वाली साइड के ऊपर लाइन होती है कि यहां तक प्राइस नीचे आई है। और जहां पे प्राइस जहां तक ऊपर गई थी, वहां पे एक इस तरह से एक ऊपर लाइन होती है, इस तरीके से। अब ये जो ओपन और क्लोजिंग वाला एरिया होता है, ये वाला, इसको कहते हैं बॉडी ऑफ कैंडलस्टिक। और ये प्राइसेस कहां तक लो क्या बनाया था प्राइसेस ने इस दिन में, या इस मखसूस टाइम ने, उसको नीचे वाली, इसको कहते हैं, इस लाइन को, ये जो लो होता है, इसको कहते हैं विक, लोअर विक। और ये जो जो प्राइसेस ने हाई लगाया होता है जहां तक, उसको हम कहते हैं अपर विक, या शेडो भी इसको कहा जाता है, विक और शेडो। अगर और ये बेसिकली बॉडी क्या बताती है, ओपनिंग यहां से हुई है और क्लोजिंग यहां पे है। बॉडी हमेशा ओपन और क्लोज बताएगी। नीचे वाली विक हमें बताएगी लोएस्ट प्राइस कहां तक गई है, ऊपर वाली विक बताएगी हाईएस्ट प्राइस कहां तक गई है। अब फर्ज करें एक दिन में प्राइस स्टार्ट हुई, लेट्स से 2500 से, ये 2500 है, 2500 से प्राइसेस स्टार्ट होती हैं। और जो बायर्स हैं वो ऊपर खींचते हैं प्राइसेस को 2600 तक, 2600 तक। उसके बाद प्राइसेस, सेलर्स इंटर होते हैं मार्केट में, वो प्राइसेस को ड्रॉप कर देते हैं नीचे, कहां तक, लेट से 1900 तक। उसके बाद दोबारा से बायर मार्केट में इंटर होते हैं, और क्लोजिंग से पहले पहले वो प्राइसेस को लेट से ले जाते हैं 2000 तक। क्लोजिंग प्राइस थी लेट से 2000। तो अगेन ओपन यहां से हुई है 2500 से इस दिन में, और क्लोज हुई है जाके 2000 के ऊपर। तो ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान जो एरिया है, उसको क्या बना दिया जाएगा, बॉडी, इस तरह से। और जहां तक ऊपर गई थी प्राइसेस, वहां तक एक ऊपर अपर विक लग जाएगी। जहां तक प्राइसेस नीचे आई थी, वहां तक लोअर विक बन जाएगी, इस तरीके से। अब ये बेसिकली क्या नाम है, इनको कहा जाता है कैंडल्स। ये हमें क्या बताते हैं, एक खास टाइम के अंदर प्राइसेस किस तरीके से मूव किए हैं, प्राइस का क्या बिहेवियर था। अब देखें, आपको दो चीजें यहां पे समझ में आई हैं कि या तो प्राइसेस एक मखसूस डे के अंदर अपसाइड की ओपनिंग जहां से हुई थी और जहां पे क्लोजिंग हुई है, तो जो क्लोजिंग प्राइस है वो ऊपर है, ओपनिंग प्राइस है। इसका मतलब है प्राइसेस अपसाइड पे गई हैं, यानी ये कैंडल हमें बुलिश बता रही है। बुलिश का मैं अभी आता हूं। ये कैंडल अप साइड की कैंडल है, और इस एग्जांपल में ओपनिंग प्राइस ये थी, क्लोजिंग प्राइस ये है, यानी ओपनिंग के बाद जो क्लोजिंग हुई है वो नीचे है। ये होती है डाउनवर्ड कैंडल, इस तरीके से। ठीक है। अब ये जो कैंडल स्टिक्स है ना, वो सबसे पहले बनाई थी जापानीज लोगों ने। तो जापानीज लोगों ने इनके अपने हिसाब से नाम रखे हुए हैं। तो उन्होंने नाम कुछ इस तरीके से रखे हैं कि जिस टाइम में ओपनिंग प्राइस जो थी वो नीचे थी और क्लोजिंग ऊपर थी, यानी ओपनिंग प्राइस लोअर है, क्लोजिंग प्राइस हायर है, इसका मतलब है प्राइसेस ऊपर को गई हैं। तो इनके अपसाइड की वजह से, जाने की वजह से, उन्होंने एक जानवर, जो एनिमल है बुल, बुल आपने देखा होगा, एक एनिमल होता है, वो क्या करता है, जब भी किसी चीज को अटैक करता है ना, तो वो अपने हेड से, सींगों के जरिए, हॉर्न्स के जरिए अटैक करता है, और वो चीजों को ऊपर को उठा उछालता है। ठीक है। जब वो अटैक करता है, वो अपने हेड के जरिए, सर के जरिए ना चीजों को ऊपर को उछालता है। तो उन्होंने फिर नाम रख दिया कि जब प्राइसेस ऊपर गई हैं उस कैंडल में, उस कैंडल का नाम उन्होंने रख दिया बुलिश कैंडल। ठीक है। बुलिश, बुल की वजह से। और जो बियर होता है, वो भी एक एनिमल होता है, वो अपने फ्रंट वाले जो दो टांगे या दो हाथ कह लो, उनसे अटैक करता है, और वो चीजों को नीचे की तरफ फेंकता है अटैक करके। तो इसलिए उन्होंने कह दिया प्राइस भी क्योंकि नीचे को गई है, ओपनिंग प्राइस ऊपर थी, क्लोजिंग नीचे है, प्राइसेस नीचे को आई हैं, बियर की वजह से इसको कह दिया, भालू की वजह से बियरिश। उन्होंने अपने नाम रखे हुए। बेयरिश कैंडल जिसमें ओपनिंग ऊपर होती है, क्लोजिंग नीचे होती है, और बुलिश कैंडल जिसमें ओपनिंग नीचे होती है, क्लोजिंग ऊपर होती है। तो ये दो तरह की कैंडल स्टिक्स होती हैं। अब ये मैंने आपको एक दिन की टाइम बताई है। अब ये कैंडल स्टिक्स दिन की बजाय 1 मिनट की भी हो सकती है। ये 1 मिनट का हमें बताएगा कि 1 मिनट में प्राइसेस स्टार्ट इधर से हुई हैं, and ऊपर यहां तक गई हैं, नीचे यहां तक गई हैं, और क्लोज जब मिनट हुआ तब यहां पे थी प्राइसेस। ठीक है।
ये आपको 5 मिनट की भी बता सकता है, ये 10 मिनट की भी, 15, 20, 50, 1 घंटा, 1 हफ्ता, एक दिन, इस किसी भी टाइम के ऊपर बता सकता। तो ये बेसिकली बुलिश कैंडलस्टिक होगी, और ये एक बेरिश कैंडलस्टिक होगी। बुलिश और बेरिश का आइडिया हो गया सारों को? मुझे एक दफा बता दें, फिर हम आगे चलें। सभी को आइडिया हो गया? ठीक है ना? कि बुलिश में क्या होगा, कि जहां से प्राइसेस स्टार्ट हुई है क्लोज ऊपर होती है, हाई लो वही होते हैं। और बेरिश में क्या होता है, जहां से प्राइसेस स्टार्ट होती हैं ओपन होती हैं, और नीचे क्लोज होती हैं, हाई लो वही होगा। इनके वर्किंग के ऊपर आगे चल चल के बात होगी कलीमुल्ला साहब। आगे चल के विल डिस्कस अबाउट दैट। एक अभी हम इंट्रोडक्शंस कर रहे हैं इन चीजों का। तो आगे वही जो मैंने आपको बताया कि टाइम फ्रेम, कि मंथली का टाइम फ्रेम में क्या होगा, हर कैंडलस्टिक हमें एक पूरे महीने का डेटा बताएगी। वीकली में क्या होगा, हर कैंडलस्टिक हमें एक वीक का डेटा बताएगी। डेली में क्या होगा, हर कैंडलस्टिक हमें एक दिन का डेटा बताएगी, 4 आवर में 4 घंटों का बताएगी, 1 आवर में एक हर कैंडलस्टिक हमें एक पूरे घंटे का डेटा देगी, 15 मिनट में, फिर 5 मिनट में, 1 मिनट में, इस तरीके से। ठीक है, यानी अगर हम वापस उस चार्ट पे जाएं अपने, ये जो कैंडलस्टिक्स हमें नजर आ रही हैं, ये वाली, ये ऊपर टाइम फ्रेम नजर आ रहे हैं। 4 आवर पे जाएंगे, इसका मतलब है कि ये जो एक कैंडल हमें बता रही है, ये 4 घंटों का डेटा दे रही है। अगर हम 1 आवर पे जाएंगे, तो ये हमें एक कैंडलस्टिक पूरे 1 घंटे का डेटा दे रही है, कि इस 1 घंटे में क्या हो रहा है। अब ये वाली जैसे कैंडलस्टिक है, ये हमें बता रही है कि जब ये घंटे का आगाज हुआ, तो प्राइस यहाँ पे थी, इसकी ओपनिंग प्राइस। थोड़ा सा प्राइसेस सेलर्स ने नीचे लेके आने की कोशिश की है, ये लो तक, लोअर विक तक। तो बायर्स आगे मार्केट में वो प्राइसेस को यहां तक ले गए हैं। ठीक है, अभी 11 मिनट रहते हैं और प्राइस इस वक्त यहाँ पे डन हो गया। ये बेसिक सी चीज है कैंडलस्टिक के बारे में। ठीक है, अब इन कैंडलस्टिक के ऊपर सर, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग व्यू एंड एमटी फोर। ट्रेडिंग व्यू जो है ना, वो सिर्फ एक एनालिसिस का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, एमटी फोर के ऊपर आप बकायदा ट्रेड कर सकते हैं। एमटी फोर ब्रोकर का होता है, ट्रेडिंग व्यू किसी ब्रोकर का नहीं है। राइट। अच्छा, अब आपके पास कैंडल स्टिक्स के बाद आपको अब आइडिया हो गया कैंडल स्टिक्स का। उसके बाद वापस हम स्लाइड्स में चलते हैं। कैंडल स्टिक्स के बाद ट्रेडिंग स्टाइल्स क्या आते हैं? जी जी जी, हो सकती है, अगर आप ब्रोकर को उधर अटैच कर लें, जी बिल्कुल हो सकती है ट्रेडिंग व्यू पे। लेकिन उसमें आपको फिर अपना जो ब्रोकर का अकाउंट है वो ट्रेडिंग व्यू के अंदर लगाना पड़ेगा। थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग व्यू, तो रिकमेंडेशन फिर यही है कि आप एमटी फोर पे ट्रेड प्लेस करें, एनालिसिस बेशक वहां पे करें ट्रेडिंग व्यू पे। अच्छा, अब जो होते हैं ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, यानी जो मतलब जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है 2-3 सालों के लिए, वो यूज करते हैं मंथली और वीकली के चार्ट को। 2-3 सालों के अंदर जिनको बस जिन्होंने पैसे डाले हैं और उनको कोई फिक्र नहीं है, वो डेली उन्होंने जाके ओपन नहीं करना, उन्होंने आगे लॉन्ग टर्म देख रहे हैं 2-3 सालों का, तो वो यूज करते हैं मंथली और वीकली के चार्ट्स को। लेकिन जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, जिन्होंने अपनी ट्रेड ओपन करनी है, आज ओपन की है, 2-3 दिनों तक उन्होंने क्लोज करनी है, या हफ्ते से पहले पहले जिन्होंने अपनी ट्रेड को क्लोज करना है, वो लोग यूज करते हैं डेली का और 4 घंटों का टाइम फ्रेम, डेली का टाइम फ्रेम और 4 आवर का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। लेकिन जो डे ट्रेडर्स होते हैं, जिन्होंने एक आज के दिन ट्रेड ली और आज के दिन में ही क्लोज करनी है उसी दिन, तो वो यूज करते हैं 1 घंटे का, 15 मिनट का और 5 मिनट का टाइम फ्रेम। जो स्कैल्पर होते हैं, यानी जिन्होंने चंद मिनट्स में ट्रेड क्लोज करनी, ट्रेड ली व चंद मिनट बाद क्लोज कर ली, उन्होंने 1 मिनट और 5 मिनट के चार्ट्स को यूज करना है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज करेंगे।
तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर होगा और डे ट्रेडिंग के अंदर होगा मेन। स्कैल्पिंग का भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेन हमारा जो पर्पस होगा वो होगा स्विंग ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग। ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग से मुराद है कि हमारी ट्रेड जो होगी वो सेम डे में भी क्लोज हो सकती है, वो और वो दो तीन दिन भी लग सकते हैं इसको टीपी तक जाने में। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन होगा। और जो टाइम फ्रेम हम मेनली यूज करना शुरू करेंगे वो होंगे 1 डे से लेके 1 डे, उसके बाद 4 आवर, उसके बाद 1 आवर का टाइम फ्रेम, 30 मिनट का टाइम फ्रेम। मतलब डेली से नीचे नीचे वाले टाइम फ्रेम हम यूज करेंगे 1 मिनट तक के। अब ये कैसे यूज करने हैं, कब यूज करना है, कब डेली करना है, कब H4 करना है, कब 1 घंटे का करना है, इन सारी चीजों की तफसील हम बड़े डिटेल से आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास ट्रेडिंग स्टाइल्स। अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ट्रेडिंग में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके पास रिस्क मैनेजमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप याद रखें, जो एक कामयाब सक्सेसफुल ट्रेडर होता है उसके पास 30% मेथड का काम होता है और 30% आपके पास, बल्कि 30% नहीं, 40% रिस्क मैनेजमेंट का काम होता है। 40% पोर्शन जो है ना वो रिस्क मैनेजमेंट का होता है। और रिमेनिंग 30% वो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है? इसका मतलब है कि मेथड तो ठीक है, अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट, जिसके ऊपर ही मेन सबसे ज्यादा ट्रेडर फेल होते हैं। अब रिस्क मैनेजमेंट में हमेशा अपने एक चीज पल्ले बांध लेनी है। मेरा जो सबसे पहली दफा मैंने विड्रॉल लिया था ना, सबसे पहली दफा, वो इस रूल को फॉलो करने के बाद आया था जो मैं अभी आपको बताने लगा हूं। उससे पहले लॉसेस थे, लेकिन जो जिंदगी में सबसे पहला विड्रॉ एक ब्रोकर से आया था वो एक एक रूल को इम्प्लीमेंट करने के बाद आया था। और वो क्या था? रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका किसी ट्रेड में स्टॉप लॉस बन रहा है 10 पिप का, फर्ज करें 10 पिप का एसएल बन रहा है, तो आपका जो टेक प्रॉफिट होना चाहिए वो कम से कम मिनिमम 20 पिप का होना चाहिए। ठीक है। रिस्क टू रिवार्ड आपकी मिनिमम 1 to 2 होनी चाहिए। इससे कम कभी भी आपने कोई ट्रेड नहीं लेनी जिसमें आपका 1 to 2 नहीं बन रहा। ये मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करना है कि एसएल कितने पिप का है, कैसे कैलकुलेट करना है कि टीपी कितने पिप का है। ये मैं हम तफसील से सीखेंगे ना, कि एसएल किधर रखना है, टीपी किधर रखना है। लेकिन इस उसूल को नहीं आपने भूलना कभी भी, कि आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हमेशा 1 to 2 होना चाहिए। अगर आपका एसएल 10 पिप का है तो टीपी 20 का होना चाहिए। अगर आपका एसएल 20 पिप का है तो टीपी 40 पिप का होना चाहिए। अगर आपका एसएल 50 पिप का है तो टीपी 100 पिप का होना चाहिए। ये मिनिमम बता रहा हूं। ठीक है। अगर आपका एसएल 10 पिप का है और टीपी 30 पिप का है, इसका मतलब है कि ये आपकी रिस्क टू रिवार्ड बन रही है 1 to 3। ये और भी बेहतर है। ये तो आइडियल केस है ना। ये मतलब ये वो वाला केस है जिसमें आपको कभी भी मार्केट में पैसा आपका जाएगा ही नहीं। अगर आपको कोई एक मेथड आता है और आपका रिस्क टू रिवार्ड 1 to 3 है, आपका कभी भी लॉस नहीं होगा जिंदगी भर। एंड ऑफ द मंथ आपका प्रॉफिट ही होगा। उसका मैं अभी आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा, ऐसे नहीं बात करूंगा। लेकिन आपका मिनिमम ये होना चाहिए 1 to 2। एक चीज ये हमेशा आपने याद रखनी है, रिस्क टू रिवार्ड। और दूसरी चीज आपने रखनी है रिस्क, आपका जो रिस्क साइज है, ये वाला रिस्क आपका कभी भी किसी भी ट्रेड में 0.5% से लेके
मैक्सिमम 2% एक ट्रेड के ऊपर होना चाहिए। इससे ज्यादा रिस्क आपने जिंदगी में कभी भी नहीं लेना। नेवर एवर। एक आपका रिस्क साइज और दूसरा रिस्क टू रिवार्ड रेशो, ये 1 to 2 कम से कम होनी चाहिए, नहीं जितना एसएल उसका डबल टीपी ये हो। और आपका रिस्क साइज होना चाहिए अकाउंट का 0.5% यानी ½ परसेंट, ½ परसेंट से लेके 2% तक रिस्क साइज आपका होना चाहिए। ये असूल आप मुझसे लिखवा लें, यकीन कर लें मेरी बात का कि अगर आप ये दो चीजों पे रहते हैं, इन दो चीजों पे अगर आप 100% रहते हैं, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। आप, दुनिया की कोई भी ताकत आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से रोक नहीं सकती। लेकिन इनमें से किसी एक चीज पे कॉम्प्रोमाइज हो गया तो दुनिया की कोई ताकत आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकती। जो मर्जी कर लें आप, कभी भी मार्केट से पैसा नहीं बना पाएंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन आपके पास अगला जहन में है कि हमारा अकाउंट लेट से $1000 का है। लेट से $1000 का अकाउंट है, तो हमने कितना, हमें कैसे पता चलेगा कि कितने लॉट साइज की ट्रेड लूं? यानी लॉट साइज आपको कैसे पता चलेगा कितने लॉट की ट्रेड लें ताकि हमारा रिस्क 0.5 से 2% के दरमियान रहे, इससे अब ज्यादा बढ़े ना। तो वो मैं आपको कैलकुलेट करने का तरीकाकार बताता हूँ। सबसे पहले अपने जेन में क्या रखना है कि आपका रिस्क फिक्स रूल बना लें। एक ट्रेड के ऊपर रिस्क आपका 0.5 से 2% होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि $1000 का आपका अकाउंट है ना, तो अगर आपने ट्रेड ली है, तो आपका अगर एसएल हिट होता है उस ट्रेड का, तो वो $5 से लेके $20 के दरमियान होना चाहिए बस। यानी ½ परसेंट से लेके 2%। इससे ज्यादा आपका एसएल नहीं हिट होना चाहिए $1000 के अकाउंट पे। नो, नॉट एट ऑल। इस रेंज में आपका होना चाहिए हमेशा। अगर आपका $2000 का अकाउंट है, तो इससे डबल आप कर लें। यानी आपका $10 से लेके $40 के दरमियान आपका एक ट्रेड पे लॉस होना चाहिए। यानी बस, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है जी। अब हम कैसे पता चलाएंगे कि हम, हमारा क्या लोड साइज हो ताकि हमारा जो लॉस अगर एसएल हिट होता है हो तो वो इसके दरमियान दरमियान हो? हमें कैसे आइडिया होगा? तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ एक टूल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उस टूल को यूज करने के लिए कि आपके एसएल के पिप कितने बन रहे हैं, जो मैं आपको सिखाऊंगा। मैं आपको ये कैलकुलेट करना सिखाऊंगा आगे चल के इन डिटेल में कि एसएल के पिप कैसे कैलकुलेट करने हैं। यानी इस, जो आप कोई भी ट्रेड लें, आपको कैसे पता चलेगा इसका एसएल कितना है, ये मैं आपको सिखाऊंगा निकालना कैसे है। लेकिन जब आपको पता चल गया कि एसएल के पिप कितने हैं, उसके बाद अब फर्ज करते हैं, इसको मैं यहां से डिलीट करता हूँ, वहां पे चलते हैं वापस ये ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ठीक है जी। और फर्ज करते हैं कि आपको यहां से, फर्ज किया मैंने, हमने कि आपको लगता है यहां से प्राइसेस जाएंगी, लेट से आपको लगता है कि यार इस जगह से प्राइसेस जाने वाली है नीचे सेल साइड पे, इस जगह से, मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। और आप कहते हैं कि मैंने इधर से एक सेल की ट्रेड लेनी है, यहां से सेल की ट्रेड लेनी है इस जगह से, और मेरा जो असूली तौर पे स्टॉप लॉस बन रहा है वो लेट से बन रहा है इधर, मैं इधर से सेल लेनी है और मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है इधर। अच्छा, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बन रहा है इस जगह पे। अब उस जगह पे आपका एसल, ये मैं आपको जगह बताऊंगा कैसे पता चलानी है, किस जगह पे एसल रखना चाहिए, ये हम पढ़ेंगे तफसील से। अब आपको ये पता लग गया कि एसल यहाँ पे होना चाहिए। अब आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पिप का एसल बन रहा है मेरा। अब वो मैंने आपको बताया हुआ है, एसल कैसे कैलकुलेट करना है। आप देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस कितनी है आपके पास। एक तो मैनुअल तरीका है ना, इस जगह पे प्राइस देखेंगे और उस जगह पे प्राइस देखेंगे जहां पे आपका एसल बनता है।
फर्ज यहाँ पे हमारे पास लेट से प्राइस आ रही है 0.51। यहाँ पे मैं लिख लेते हैं। यहाँ पे प्राइस बन रही है 0.51332। और इस जगह पे जहाँ पे एसएल है वहां पे आपका प्राइस बन रही है 0.5147। ठीक है। अब हमें पता है कि एक पिप कितना होता है, पॉइंट के बाद मैंने आपको बताया है 1 2 3 4, चौथा डिजिट जो होता है ये एक पिप होता है। ठीक है। यानी कि इसका क्या मतलब है कि आप, ये 33 है, 0.5133 है, और ये 0.5147 है। आप इसको और इसको माइनस करें। 47 - 33 कितने पिप बन रहे हैं यहाँ पे? 7 में से 3 4, और 4 में से 1, 3 गए 1, ये आपके पास 14 पिप बन गए। आप मैनुअली कैलकुलेट कर लें कि ये 14 पिप बन रहे हैं, या आप सिंपल ये ट्रेडिंग व्यू में साथ पे टूल आता है ये जहाँ पे स्केल बना हुआ है, इसको क्लिक करें, इस जगह पे क्लिक करें ऐसे, और खींच के ले जाए जहां तक आपका एसएल है, ये इस जगह पे। अब ये एक साइड पे आप जब देखेंगे तो आपको ये नजर आ रहा है 14.1 पिप बता रहा है। यानी आपका 14 पिप है। आप इस तरह से भी 14 पिप कैलकुलेट कर लें, प्राइस को भी माइनस करके कर सकते हैं। 14 पिप का अब आपका स्टॉप लॉस बन गया। अब आपको पता क्या चल गया है, इस ट्रेड का मेरा एसएल बन रह गया है 14 पिप का। ठीक है, यहां तक। जी MT5 में भी है, MT5 4 में भी, उसमें भी मैं बता देता हूँ। अभी मैं एक MT4 ओपन करता हूँ, ये देखें, उसमें भी आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पे आज इधर देखें, ये MT4 आ गया ना। अब इस MT4 में आप किस तरह से पता चला सकते हैं कि आप, आपका स्टॉप लॉस कितना है? मिसाल के तौर पर आप यहाँ से, मैं फर्ज कर रहे हैं यहाँ से आप सेल करना चाह रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस लेट से बन रहा है जी इस जगह पे, एसएल आपको बन रहा है इस जगह पे। आप क्या करेंगे, यहाँ से इधर देखें, कंट्रोल F दबा लें, या ये जो पे माउस है ना कर्सर, उसके साथ ये है क्रॉस हेयर, इसको दबाएं। MT5 में भी होता है, MT4 में भी होता है। जिस जगह से जहां तक पिप कैलकुलेट करने ना, वहां पे क्लिक करें, खींच के ले जाए इसको वहां तक। अब जैसे यहाँ पे अब आपके सामने बता रहा है, यहाँ इस पे गौर से आप पढ़ेंगे साइड पे, एक पे लिखा आ रहा है पहले कॉलम में 7, फिर आ रहा है 247, और फिर आगे आ रही है प्राइस। ये जो लिखा है ना 247, इसमें से तीसरा लास्ट वाला डिजिट आपने इग्नोर करना है। पहले 2 डिजिट देख रहे हैं, यानी अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब यहाँ पे ये 3 5 आ रहा है, आखिरी डिजिट इग्नोर करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, इसका मतलब 3 पिप है। यहाँ पे आएंगे तो ये 14 पिप है, 14 पिप। यहाँ पे आएंगे ये 23 पिप है। यहाँ पे आएंगे ये 24 पिप है। यहाँ पे 39 पिप है। सही है। यानी आपने ये जो सेकंड कॉलम आ रहा है साइड पे, उसके आखिरी डिजिट को इग्नोर करना है, उससे पहले वाले डिजिट देखने हैं। जैसे यहाँ पे ये आ रहा है हमारे पास, लेट से इस जगह पे ये 24 पिप आ रहा है। अब आपको पिप जब पता चल गया एसएल कितने पिप का बन रहा है, अब आपने जाना है, ये समझ में आ गया? मुझे बताएं जिन्होंने पूछा था, ये MT45 पे पिप्स कैलकुलेट करना पता चल गया आपको? चलें, ठीक हो गया, बेहतरीन। अब आपको, बेशक ट्रेडिंग व्यू पे देख लिया आपने, बेशक MT45 पे देख लिया, जब आपको पता लग गया कि कितने पिप का एसएल है, उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है, इधर देखें, वापस उधर आते हैं। अब आपने क्या करना है, देखें एसएल के पिप्स आपको पता लग गए। अब आपने उसी वेबसाइट पे जाना है, माई एफ एक्स बुक के ऊपर। माई एफ एक्स बुक के ऊपर जब आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपके पास होम पे क्लिक करेंगे तो नीचे आ रहा है फॉरेक्स कैलकुलेटर्स। फॉरेक्स कैलकुलेटर में जाके आपने ये जो लिखा है ना पोजीशन साइज कैलकुलेटर, इस पे क्लिक कर लेना है। पोजीशन साइज कैलकुलेटर जैसे ओपन होगा, जब ओपन होने दे, ये आ गया आपके पास पोजीशन साइज कैलकुलेटर। अब आपने देखें क्या करना है, इसको सबसे यहाँ पे जाके सबसे पहले आपने अपना पेयर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे पेयर लिखे हैं आपका जो भी बन रहा है, जैसे था NZD CHF, फर्ज करते हैं NZD CHF, ये आ गया पेयर, आपने वो लिखा अपना। उसके बाद जो भी अकाउंट साइज है इस वक्त, करंट करंट आपके पास जितना भी अकाउंट है, वो अकाउंट साइज इधर लिखना है। लेट्स से आपके पास $1000 का अकाउंट है, आपने ये $1000 इधर लिख दिया। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, रिस्क रेशो, जो मैंने आपको बताया था कि ½ % से लेके 2% तक होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं है।
आप यहाँ पे फर्ज कर लिखे 1% रिस्क मैंने लेना है, 2 से ज्यादा नहीं लिखना, 1 से 2% बस। इधर 1% लिख लिया, लिख लिए। अब यहाँ पे डालें आपके एसएल के पिप कितने बन रहे थे, यहाँ पे आपके एसएल के पिप थे लेट से 14 बन रहे थे। आपने वो लिखा और नीचे जाके इसको कर दिया कैलकुलेट। जब कैलकुलेट किया ना, ये आपको नीचे बता रहा है लोड साइज, साइज में ना 0,07। इसका मतलब है कि आप जब ट्रेड लेंगे उस जगह पे, आपका लोड साइज क्या होना चाहिए, 0,07%। और आपका, जब आप इतने लोड साइज की ट्रेड लगाएंगे और एसएल देंगे कितना, 14 पिप का, तो आपके अकाउंट में जो लॉस होगा अगर एसएल हिट होता है तो कितने परसेंट होगा, 1%। ठीक है, अगर आपका एसएल था लेट से उस पेयर पे 50 पिप का, तो इधर 50 लिख दें, कैलकुलेट करें। ये आपके पास लोड साइज बता रहा है 0,02 की। जितने भी एसएल के पिप हैं, अब आपका बेशक देखें 50 पिप का भी एसएल हिट होगा ना, तो जाना आपका 1% ही है। और $1000 का 1% कितना बनता है, $10। तो चाहे आपका 50 पिप का एसएल हो, $10 ही जाएंगे। चाहे आपका यहाँ पे लेट से 30 पिप का एसएल है, लोड साइज कितना बताया उन्होंने, 0,03। अब आप 0,03 की जब लोड साइज ओपन करेंगे, बेशक एसएल आपका 30 पिप का बन रहा है, जाने $10 ही है। आपके $10 ही एसएल हिट होगा, लॉस $10 का होगा। बेशक अगर आपका मिसाल के तौर पर 40 पिप का है एसएल, कैलकुलेट करें, ये आपको बता रहा है 0,02 ओपन करें। आपका मिसाल के तौर पर एसएल बन रहा है लेट से 60 पिप का, 60 पिप आप इधर लिखें, कैलकुलेट करें, तो ये आपको बता रहा है ये 0,02। ठीक है, यानी आपका अकाउंट साइज जो लिखेंगे, इधर रिस्क साइज डालेंगे, एसएल के पिप जितने भी हैं, बेशक 10 पिप का है या 50 पिप का है, आपका एसएल लगेगा तो सिर्फ और सिर्फ 1% ही लॉस होगा अगर उनके ये इस लोड साइज से आप ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लोड साइज निकालनी है अपनी। जो लोड साइज यहाँ पे देगा उस लोड साइज की ट्रेड लेनी है। यानी लोड साइज से क्या मुराद, कि अब जब आप MT4 में ट्रेड लेने जाएंगे इस तरीके से, ये ट्रेड लिया, यहाँ पे ये जो आपने लोट यहाँ पे लिखनी है ना, ये वही लिखनी है जो वहां पे आ रही थी। अगर मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पे आ रहा था 0,02, तो आपने जो बाय सेल दबाना है इतने इसका लेना है। अगर फर्ज करते हैं आप सेल करते हैं ये 2 से, और एसएल कितना था आपका बनना, 14 पिप का मिसाल के तौर पे, जितना भी था बन रहा, आप वहां पे डालेंगे अपना एसएल, तो आपका अगर एसएल हिट होगा तो 1% ही जाएगा सिर्फ। ठीक है, ये सारों को समझ में आ गया है, लोड साइज कलेक्ट। हाँ जी, अगर 14 पिप का है तो टेक प्रॉफिट आपने 28 का लगाना है। क्या ये सारों का आ गया, लोड साइज कैलकुलेट करने का तरीका सभी को समझ में आ गया? कि हाँ, आप अपना अकाउंट साइज डालेंगे तो जितने भी डॉलर का आपका अकाउंट है, 1000 का है, 5000 का है, 10,000 का है, $100 का है, 500 का है, जितने भी है वो डालेंगे। एसएल के पिप्स डालेंगे, रिस्क परसेंटेज डालेंगे जो कि 1 से 2% होनी चाहिए, और आपको कैलकुलेट करके वो दे दें। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इधर आ जाए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये, अब आप देखें, मैं आपको एक शीट मैंने आपके लिए ये तैयार की है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये, अब देखें, ये बेसिकली ये शीट है, ये आपको एक्सपेक्टेंसी बताती है, यानी इधर देखें मैंने इसमें क्या डाला, इधर देखें, अकाउंट का स्टार्टिंग बैलेंस। लेट से आप $1000 का अकाउंट स्टार्ट करें, इधर आप लिखें 2000 की बजाय $1000। ठीक है, आपका विन रेट है 65%। 65% से मुराद क्या, कि आपने 20 ट्रेडें ली, 20 में से आपके 13 के टीपी लगे और 7 के आपके एसएल लगे। ठीक है, या आप इसको 60 कर दें और कम कर दें। इसमें क्या होगा, आपने अगर 20 ट्रेडें ली हैं तो आपके 12 के टीपी लगे हैं, छः और 8 के ऐसे लगे हैं, या आपने 10 ट्रेडें ली हैं तो 6 टीपी हैं, और आपके 4 एसएल है। अब इसको गौर कीजिएगा। और रिस्क टू रिवार्ड है आपकी, मैंने जो मिनिमम बताई थी, 1 से 2। यानी अगर आपका एसएल 10 पिप का है, 14 पिप का है, जितना पिप का है, उसका डबल टीपी आपका हो। और यह रिस्क पर ट्रेड जो मैंने आपको बताया था, 1 से 2%। ठीक है, मैंने इधर 2% लिखा है। अब जरा देखें, $1000 का अकाउंट आपका हो, आप 10 में से आपके 6 टीपी लग रहे हैं और 4 ट्रेडों के एसएल लग रहे हैं। ठीक है, और आपका रिस्क टू रिवार्ड है 1 to 2, और 2% रिस्क ले रहे हैं।
अब आप देखें कि आफ्टर 500 ट्रेडों के बाद आपका जो ये $1000 का अकाउंट है ये ग्रो होके कहाँ तक चले जाएगा, इधर देखें। काई धाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी ये $2.7 मिलियन पे चले जाएगा 500 ट्रेड के बाद। अगर आप इन असूलों पे लगे रहे और 10 में से सिर्फ और सिर्फ 6 टीपी चाहिए और 4 ऐसे लग जाए। आप समझ रहे हैं? ठीक है, 2 to 1 वही है, 2 to 1 से मुराद है कि 10 पिप का एसएल है तो 20 पिप का टीपी, अगर 20 पिप का एसएल है तो 40 पिप का टीपी। ये देखने कि सिर्फ $1000 का काउंट है और सिर्फ 60% विन रेट, इसको 60% की बजाय इधर करते हैं, चले 50-50 कर लेते हैं। 10 में से आपके 5 एसएल लग गए और 5 टीपी लग गए, चलो इसको कर दिया 50-50 हमने। ये लो, 50-50 किया, फिर भी $1000 के अकाउंट में आपका 500 ट्रेड के बाद अकाउंट $1,09,000 का हो जाएगा। $1000 का अकाउंट $1,09,000 का हो जाएगा 500 ट्रेड्स के बाद। और ये 50 विन रेट है। अब इधर आप देख रहे हैं कि विन रेट का इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं है। विन रेट 50 कर दिया, यानी कि आपने 10 लिए, 5 गलत हो गए, 5 सही हो गए। हाँ, मैंने ट्रेड पर डे जितने भी हो, आप अगर मिसाल के तौर पे 2 ट्रेडें भी ले रहे हैं एक दिन की, तो महीने की आपकी कितनी होगी, 40 ट्रेड्स। साल की आपके पास कितनी हो गई, तकरीबन ये साल की ट्रेड्स हैं 500। तो एक साल में $1000 आपका 1 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन देखें इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ये वाली, आपका रिस्क 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखें, इसका रिस्क बढ़ाते हैं, 2 के बजाय इधर करके देखते हैं जी 10% रिस्क, फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमने कर दिया 10% किया किया। अब देखें यहाँ पे प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन अगर आपके पास 10% में लॉजिंग स्ट्रीक आ जाती, 10 ट्रेडें होनी थी सिर्फ, और लॉस 10 लगातार ऐसा लगते तो अकाउंट वॉश हो जाना था। तो मैं हमेशा रिकमेंड यही करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ इधर रखें इसको 1 से 2% बस, इससे ज्यादा नहीं आपने पंगा लेना। ये 1 से 2% रिस्क लेना है, और 1 to 2 आर ये तो कंफर्म होनी चाहिए, इसमें नहीं चेंज करनी। इसको बढ़ा सकते तो बढ़ाओ, कमी नहीं करनी इसमें। और इसमें इसको भी नहीं बढ़ाना, इसको 2 से कम रख सकते तो कम कर लो, 2 से ज्यादा नहीं रिस्क लेना एक ट्रेड पे। तो आप करेंगे तो ये देखिए 50% तो यार आंखें बंद करके आप, 50% तो किसी भी स्ट्रेटेजी का होता है ना। अभी तो आप बहुत चीजें सीखने वाले हैं जिसका सक्सेस रेट 80% से भी ज्यादा है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 50% लगाया है। तो आप देखिए 50% के ये रिजल्ट है। यानी जो मैंने आपको बात बताई थी कि अगर आप इनको फॉलो कर लें, इन 2 बातों को यकीन मान लें, और मुझे स्टिल पता है मे बी आप में से कि कोई कुछ लोग अभी भी ना फॉलो करेंगे, वो फिर भी 2% से ज्यादा रिस्क लें और 1 to 2 ना लें, मुझे पता है करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं ना, हम कौन सा आज से देख रहे हैं। लेकिन आप ट्रस्ट मी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये फॉलो करना शुरू कर दिया, वो बहुत कामयाब है। उन्होंने पता नहीं, मतलब वो बहुत ज्यादा है, मैं किस दिन दिखाऊंगा आपको कि वो कितने कितने $1000 महीने का बना रहे हैं। लेकिन कहने से मुराद ये है कि आप अगर ये फॉलो करेंगे, ये 2 असूल अभी से फॉलो करना शुरू कर देंगे, अभी से आप इस पाथ की तरफ चल पड़ेंगे। आप साल बाद इसको हम अपनाएंगे तो साल बाद स्टार्ट होगी, लेकिन इसके अलावा नहीं। ये मैं आपको बताऊंगा कुरैशी साहब, ये मैं आपको आगे सब चल के बताऊंगा।
सर डाउन, ड्रा डाउन ये होता है कि आपके पास अपने अकाउंट का अगर इकट्ठे लूजिंग स्ट्रीक आ जाए, रियल अकाउंट का अभी मैं आपको अभी नहीं, अभी रियल अकाउंट छोड़ जाए, अभी तो कुछ सीखा नहीं है हमने ना, अभी तो मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ। ठीक है, अभी जब हम सीखेंगे 2-3 हफ्ते गुजार रहे हैं, उसके बाद रियल की बात है। फिर रियल नहीं, फिर भी रियल अभी बहुत दूर है। ठीक है। अरे जी, शीट आपको मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। शीट का ना, मैं बल्कि ये देखें आपने क्या करना है, इधर देखें मैं आपको लिंक सेंड करूंगा। आपने जब लिंक ओपन हुआ ना, अपने फाइल पे क्लिक करना है, इधर देख लें। फाइल पे क्लिक करके आपने इसको मे का कॉपी करना है। मे का कॉपी जब करेंगे, इसको अपने नाम से चेंज करके मे का कॉपी कर लेना। ठीक है, यानी कोई भी आप अपने हिसाब से रैंडम नेम करके जब मे का कॉपी कर लेंगे ना, तो ये एक आपके नाम के शीट आ जाएगी। आपने ये वो नीचे लिखा लूजिंग स्ट्रीक और ये एक्सपेक्टेंसी, ये एक्सपेक्टेंसी पे क्लिक करेंगे, ये आ जाएगी आपके सामने। ये बल्कि रुके, मैं अभी आपके साथ ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ से कॉपी लिंक किया, ये आपके ग्रुप में सेंड कर दी। ये किधर गया ग्रुप आपका? ये आ गया। ठीक है जी, सेंड हो गया ग्रुप में। अच्छा खैर, एनीवेज, इज इट पॉसिबल टू डू 40 ट्रेड्स इन अ मंथ यूजिंग 1 आवर टाइम फ्रेम? जी, हो सकता है, 40 ट्रेड हो सकती हैं। अगर आप सारे पेयर्स को देखना शुरू कर दें, हो सकती हैं। लेकिन ना भी हो तो हमें क्या मसला है? हमने तो वही जो चीजें सीखेंगे वही एक अप्लाई करनी। जब ट्रेड बन गई, जिस दिन नहीं बनी, एंजॉय, छुट्टी उस दिन। ठीक है, ये तो काम ही आप इस वजह से कर रहे हैं जिसमें फोरेक्स को चूज किया कि आपको टेंशन ना हो किस बात का। आप टेंशन फ्री होके, इजी होके इसको यूज करते करें, है ना? तो जिस दिन नहीं ट्रेड है तो एंजॉय करें। इसमें देखें रिवार्ड बहुत ज्यादा है, तो यार ये देखें छोटा सा अकाउंट है $1000 का, और आप देखें कि इसके ऊपर आप साल में इन असूलों को करें तो ये रिटर्न है $1 लाख। ठीक है, और ये मतलब आपके पास 50% विन रेट हो, तो आप देखें 3 सालों में कहाँ पे पहुंच जाएंगे। ये देखें, ये कितना है, 6 मिलियन है। इधर देखें, ये 6 मिलियन बन रहा है कि कैलकुलेट करें कितना बन रहा है। 6 मिलियन ही है ना? हाँ जी। तो देखें ये 3 सालों के अंदर आप $1000 के अकाउंट को मिलियन के ऊपर लेके जा सकते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी है ना मेन, मैं आपको आज भी बता रहा हूँ। आप में से कई लोगों ने इसको नहीं फॉलो करना, मुझे पता है नहीं करना, आज मैं कह रहा हूँ। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब कोशिश करें और इसको फॉलो हमेशा करें, कि रिस्क वाला बॉक्स हमेशा 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 1 to 2 आपका कम से कम रिस्क टू रिवार्ड होना चाहिए। रिजल्ट ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये कोई और तो नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखें इसका मसला नहीं है विन रेट का। विन रेट 50% भी हो, 10 में से 5 ऐसा लग गए, 5 टीपी लग गए, ये तो आंखें बंद करके ये तो आएगा ना, 50-50 तो ये है जी सिंपल, ये रिस्क मैनेजमेंट की सारी आपके पास इंपॉर्टेंस है। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि ये रिस्क मैनेजमेंट की क्या क्या चीजें हैं और कैसे इनको यूज करना है। बाकी टाइम टू टाइम इन पे मजीद भी बातें होती रहेंगी। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट के बाद मैंने आपको थोड़ा सा बस ट्रेंड का बताना है, ज्यादा नहीं। ट्रेंड का अगली क्लास में ज्यादा डिटेल से हम बात करेंगे। लेकिन देखिए, हमेशा 3 तरह के ट्रेंड होते हैं मार्केट में, एक होता है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और होता है साइडवेज मार्केट। जो अप ट्रेंड होता है ना, उसके अंदर मार्केट हमेशा हायर हाइज और हायर लोज बना रही होती है, इस तरह से कुछ। ये गोल्ड का एक चार्ट है, ये अप ट्रेंड की निशानी है, जिसमें मार्केट लो बनाती है, फिर हाई बनाती है, लो, फिर नया लो बनाती है। जो नया लो होता है वो प्रीवियस लो से ऊपर होता है, फिर एक हाई बनाती है जो कि प्रीवियस हाई से ऊपर होता है, फिर लो बनेगा प्रीवियस लो से ऊपर, हायर हाई हायर लो, कुछ इस तरीके से मार्केट बनाती हुई चलती है। जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में होते हैं ना, हम सिर्फ बाय की ट्रेड्स लेंगे।
सिर्फ बाय। जो डाउन ट्रेंड होता है ना उसमें मार्केट इसका अपोजिट चलती है, यानी लोअर लोज बनाती है और लोअर हाईज, इस तरीके से। ये लोअर लो, लोअर हाई, इस तरीके से बनाती है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है ना, ये हम सिर्फ सेल की ट्रेड लेंगे। अब कैसे लेंगे ये आगे चल के हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और तीसरी तरह की फेज होती है रेंज बाउंड, जिसमें मार्केट बस एक साइड पे घूम रही होती है, ऐसे रेंज होती है ना, ये ऐसे ट्रेंड नहीं क्लियर होता। ऐसी सिचुएशन में हम ट्रेड ही नहीं करेंगे। जो पेयर रेंज में चले गए उसको छोड़ के बाकी जो 35 पेयर हैं उनको देखेंगे, उस पेयर को छोड़ देंगे जो रेंज में होगा। तो ये तीन तरह की मार्केट कंडीशन होती है। अब अगली क्लास में हम इनको तफसील से पढ़ेंगे कि ये हाई लो कैसे मार्क करने हैं, ये जो हायर हाई हायर लोज है कैसे मार्क करने हैं, और वो सारा कुछ इनकी चीजें। तो खैर ये थी जी आज की क्लास। इसके मतलब जो चीजें हमने आज बातें की हैं, आपको किसी बात की समझ ना आई हो, कंफ्यूजन हो, आप पूछ सकते हैं। जी मैं अनम्यूट कर देता हूँ आपको। मैंने आपको अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप? जी आई एम गुड, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है सर। सर आज का क्वेश्चन ये है सर, ये जैसे बाइनांस नहीं है, बाइनांस में जो एक फ्यूचर का ऑप्शन होता है और एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है, जी। इसी तरह फॉरेक्स में भी स्पॉट और फ्यूचर दोनों के ऑप्शन होता है, या फिर फॉरेक्स ऑल अबाउट फ्यूचर ट्रेड है? आप सबसे पहले तो बनास से जान छुड़वाया ना, बनास ने अपने आज के बाद ओपन करनी। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है हाँ, सर। वो आपने नहीं और ओपन करनी। सर, और दूसरा ये कि फोरेक्स के अंदर ना देखें, फोरेक्स जो मार्केट होती है ये है सीएफडी मार्केट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर जी डिफरेंस मार्केट। अब कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस बेसिकली ये है ना, मैं आपको बताता हूँ। अब गोल्ड की कीमत आज चल रही है $2700 पर ऑन्स। ठीक है, $2700 कीमत चल रही है आज की। अब अगर आप 0.01 की ट्रेड लेते हैं, 0.01 का मतलब होता है 1000 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, 1000 कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप गोल्ड को बाय करेंगे इतनी लॉट से 0.01 से, तो आप एक एक यूनिट की कीमत कितनी है? 2700, है ना? तो 10,000, 1000 यूनिट की कीमत कितनी होगी? 2700। अनम्यूट दोबारा से मैं कर दूं जी, मैं दोबारा से कर देता हूँ, ये देखें, कर दिया। अब देखें, एक कॉन्ट्रैक्ट की कीमत है गोल्ड की आज की 2700 कुछ है। 1000 कितने के होंगे? इसके इसके साथ 3 जीरो लगा लें, तो ये कितना बन गया? जी। 2 लाख दो 70 हजार। टू नहीं नहीं, ये बन गया 2.7 मिलियन। ठीक है ना? टू पॉइंट 27 लाख। सेवन मिल हाँ जी। 27 लाख। हाँ जी, $27 लाख। ठीक है। अगर इसका मतलब यस है, सर। इसका मतलब है कि अगर आपने 0.01 का गोल्ड बाय करना है, तो आपको पास $27 लाख होने चाहिए, आप फिर खरीदेंगे। जी सर। अब उतने तो जी सर। हमारे अकाउंट में नहीं होते। हमारे अकाउंट में कितने होते हैं? $1000, $2000 या $5000, कोई इस तरह से होते हैं ना हमारे अकाउंटों में पैसे। तो हम कैसे जी फिर सर। कैसे ट्रेड ले सकते हैं 0.01 की? $27 लाख तो हमारे अकाउंट में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ब्रोकर का सहारा लेते हैं। ब्रोकर क्या करता है? ब्रोकर एक गोल्ड के हिसाब के साथ ही, गोल्ड के मुताबिक ही एक बनाता है गोल्ड का सीएफडी। ठीक है, सीएफडी। सीएफडी जी का सर। मतलब है कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। यानी इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे गोल्ड ऊपर जाएगा, गोल्ड का सीएफडी भी ऊपर जाएगा। जैसे जैसे जितने पिप गोल्ड नीचे जाएगा, गोल्ड का सीएफडी भी उतने पिप जाएगा। और इसके लिए हमारे पास पैसे कम भी हों तो खैर है, $1000 भी हो तो खैर है, हम $1000 से भी ट्रेड कर सकते हैं इसके ऊपर। तो ये जो फोरेक्स मार्केट होती है ना, हम असल में उसमें क्या करते हैं, सीएफडी पे ट्रेड कर रहे होते हैं। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं रियल मार्केट के बराबर के। जब रियल मार्केट गोल्ड के ऊपर जाएगी, जैसे जैसे बिल्कुल वैसे वैसे गोल्ड का सीएफडी ऊपर जाएगा। हम उस सीएफडी के अंदर ट्रेड करते हैं। ठीक है, जिस तरह से क्रिप्टो के अंदर होता है ना, आपने बात की बाइनांस में फ्यूचर होते हैं।
बाइनांस में फ्यूचर वो एक जी सर। अलग कॉन्सेप्ट है, फ्यूचर मार्केट। उसी तरह से फॉरेक्स के अंदर होता है सीएफडी मार्केट। आप सीएफडी पे ट्रेड करते हैं, आप जब भी किसी ब्रोकर पे अकाउंट बनाए ना, उनकी वेबसाइट पे ये सामने लिखा होता है कि ये सीएफडीज हैं। आप सीएफडी के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। इस तरीके से तो ये सोल्यूशन जी है सर। कि आपने कम पैसों के साथ बड़ी मार्केट को हाथ डालना है अगर, तो उसका ये सोल्यूशन हमारे पास आजकल के जमाने में सीएफडी के फॉर्म में होता है। ठीक है, जी समझ सर। आ गई। सर ये। हाँ, अगर जी आपने, जी सर। जी अगर आपके पास, कहते हैं सीएफडी में नहीं ट्रेड करनी है आपने, तो फिर है आपके पास ये, आपके पास इतना बैलेंस हो तो फिर आप कर पाएंगे रियल। फिर आप रियल गोल्ड के ऊपर, यानी रियल गोल्ड की 2.7 मिलियन डॉलर की, आप वो समझ लें कि गोल्ड की ब्रिक्स बाय करेंगे। या वैसे आप किसी बंदे को कहेंगे, मतलब जो मुख्तलिफ गोल्ड के होते हैं इंडेक्सेस, पाकिस्तान में जैसे मिजान बैंक के अंदर पड़े होते हैं, आप उनको कहेंगे, आप कहेंगे कि इतने लाख डॉलर का मेरे लिए गोल्ड बाय कर दो, वो ऐसे कर देंगे। लेकिन कम पैसों के साथ बड़ी मार्केट का फायदा उठाना है, कम पैसों के साथ ज्यादा पैसा बनाना है, उसके लिए सीएफडी आती है। समझ सही आ है गई। सर जी। सर। जी जी सर। सर ये और ब्रोकर का आप आगे बताएंगे सर। कि कौन सा ब्रोकर चूज करना है। जी सर। ब्रोकर का रिकमेंडेशन हम कोई नहीं देते, लेकिन मैं आपको वैसे बताऊं कि अच्छा जो चल रहा है ना ऐसे आजकल, वो आईसी मार्केट है। आईसी मार्केट, तो वो आप उनको चेक करें जाके उनकी वेबसाइट पे, तो वो अच्छा है सबसे। वो सबसे मतलब कह लो ट्रस्टेड है दुनिया का सबसे। तो आईसी अच्छा चल रहा है, बाकी आप उसको चेक जी करें, डेमो शेमो उसका जाके देखें सही चल रहा है, तो फिर आप उसके उनके साथ बना लें। कोई और आपको अच्छा लगता है तो वो कर लें। आईसी सबसे वैसे अच्छा है, आईसी मार्केट। और सर ये और फर्स्ट क्लास में अपने चैट जीपीटी का जो हेल्प लिया था ना सर, जी जी। उसका वर्क क्या था सर? उसका वर्क मैंने आपको समझाया था कि अगर आप MT4 जो मैंने आपको दिखाया था, उसमें अपने मर्जी की कोई चीज डालने, नया फंक्शन आप डालना चाहते हैं अपनी मर्जी का, जो आपका दिल करता है, तो वो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप अच्छा। उसके लिए स्क्रिप्ट एक तैयार कर सकते हैं, जो मैंने आपको बना के एक दिखाई थी, जिसमें मैंने चैट जीपीटी से कोड जी लिखवाया सर। कि एक ऐसा कोड लिखो जो कि स्क्रिप्ट का कोड हो, और स्क्रिप्ट को जब मैं रन करूं तो मेरे जितने भी ऑर्डर हैं उसी टाइम सारे क्लोज कर दे वो खुद ब खुद। वो मैंने, अब वो MT4 में फंक्शन नहीं होता, लेकिन वो मैंने खुद ऐड किया। तो आप अपनी मर्जी से कोई चीज नहीं जो आपको लगे कि जरूरत है आपके ख्याल में, और वहां पे मौजूद नहीं है ऑलरेडी MT4 में, तो आप स्क्रिप्ट में जाके वो खुद चैट जीपीटी से बनवा के ऐड कर सकते हैं नया फंक्शन अपनी मर्जी का। लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ओके आपको। सर। सर ये पोजीशन साइज और रिवार्ड टू रेशो सर, ये दोनों एक चीज होते हैं सर, सेम होते हैं? नहीं नहीं, पोजीशन साइज का मतलब है लोट, कितनी लोट की ट्रेड लेनी है आपने, है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, इधर देखें, MT4 पे चलते हैं। ये आ गया MT4, ये जो कल मैंने आपको बताया था ना, ये MT4 आ गया। अब ये जैसे MT4 के आगे हमने एक ये ट्रेड ली थी, है ना, ये देखें, ये सेल लिया था 0.02 का, ये लोट साइज है। जी जी। ठीक है, ये देखें, ये जैसे ये आप देखेंगे ना, ये जस्ट एक डेमो काउंट है, टेस्टिंग जो उस टाइम आपके सामने बनाया था स्टूडेंट्स के लिए ही। अब जैसे ये देखें, ये आ रहा है, तो इसमें क्या आपके सामने है, ये देखें, ये लोड साइज आ रहा है 0.02 की लोड साइज है। ये यहाँ पे देखें क्या आ रहा है कि $1.5, $1.6 प्रॉफिट इसमें आ रहा है ना। तो जी सर। जी जी जी। अब ये लोड साइज होती है, लोड साइज के मुताबिक आपका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होगा। आपने कितनी लोड लेनी है, ये मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया है कि आप अपना अकाउंट साइज डालेंगे, और अपने अकाउंट साइज के मुताबिक जितने पिप का आपका एसएल है, उसके मुताबिक ये आपको लेआउट साइज कैलकुलेट कर देगा। आप फर्ज करें यहाँ पे जाके बड़ी अमाउंट अगर डाल देते हैं आप, लेट्स से एक लोड डाल दो पूरी, अब आप इसका कर दो जी मैंने सेल करना है। अब जब अब इसका आप सेल करेंगे, अब ये आप देखें कि ये बहुत ज्यादा तेजी से फ्लक्चुएट नीचे इसका पीएनएल होगा, है ना। बड़ी लोट का मतलब है, अब ये जी देखें सर। तीन तीन इस जितना बड़ी लोट होगा ना उतना ज्यादा प्रॉफिट लॉस होगा। इस बड़ी लोट का ये मतलब होता है वन लोट का
कि अगर मार्केट एक पिप ऊपर गई, एक पिप ऊपर गई आपके डायरेक्शन में, तो आपको $10 मिलेंगे। अगर आपके अगेंस्ट एक पिप चलेगी, आपने बाय किया था, मार्केट नीचे को चलेगी एक पिप, तो आपको $10 माइनस हो जाएंगे। तो ये मतलब जितना आपका अकाउंट साइज है उसके हिसाब से आपने एक ट्रेड की लॉट साइज लेनी है यहाँ पे। तो मैंने वो आपको आज कैलकुलेट करने का तरीका बताया कि आप उस वेबसाइट पे अपना डालेंगे, वो आपको बताएगा कि आपका पेप इतने बन रहे हैं, आपका अकाउंट इतना है, रिस्क की परसेंटेज इतनी है, आपका लॉट साइज इतना बनता है। ठीक है। हाँ, और ये जी लोड सर, साइज हो समझ गया। गए उसके सर। बाद रिस्क टू रिवार्ड का मतलब ये है कि देखें, ये आपने एसएल दे दिया, मिसाल के तौर पर यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा था आपका यहाँ से यहाँ तक, कितने पिप है मुझे बताएं, कितने पिप का बन रहा है? कहाँ पर सर? ये ये देख, यहाँ पर, हाँ ये ये देखो, यहाँ से इधर देखें, यहाँ से यहाँ तक कितने पिप का एसएल है? ये 25 पिप का है सर। हाँ, 25 पिप का एसएल है ना, तो टीपी कितना होना चाहिए इसका? 50। हाँ, इसको नीचे को अब टीपी इधर 50 पे लगाना है। इधर ये देखें, यहाँ से देखें, यहाँ से ये मैंने खींच के नीचे टीपी लगा दिया, ये यहाँ पे देखें, ये कितने पे पा रहे हैं इधर? 50 आ रहा है सर। हाँ, इसका मतलब है कि अगर गया तो मेरा 1% जाएगा अकाउंट का, आया तो 2% आएगा, जी सर। है ना? यानी 1 to 2 हो गया। एसएल से डबल टीपी लगा दिया, आपने सेल की ट्रेड ली, नीचे मार्केट अगर आएगी, टीपी हिट किया तो डबल आपके पास प्रॉफिट होगा। ऊपर गई है, आप गलत हो गए, मार्केट ने एसएल हिट कर दिया, तो ये आधा जाएगा आपका, है ना? जी सर, गॉट इट सर। ओके। सर कैसे पता चलेगा मार्केट अप ट्रेंड है? अमीर हमजा साहब, ये अगली क्लास में हम बात करेंगे कि ट्रेंड कैसे पता चलेगा, अप साइड पे है या डाउन साइड के ऊपर है। ठीक है, ये ट्रेंड मैं आपको तफसील से पढ़ाऊंगा, फिक्र क्यों करते हैं जी, कल क्लास होगी आपकी। सर हर्ड ब्रोकर मैनिपुलेट चार्ट्स जानकर एसएल हिट करवाते हैं, हाँ, बातें ही हैं मोहम्मद कुरैशी साहब, बातें ही हैं बस। देखे ना, वो किसी के ऊपर तो डालनी है ना, जब आपको ट्रेडिंग करनी नहीं आती, लॉस करते हैं, तो अपने आप से जान छुड़ाने के लिए फिर लोग क्या कहते हैं, ब्रोकर ने काम डाला है। तो आप अच्छा बस ब्रोकर यूज करें, तो नहीं करते वो। आईसी मार्केट्स वगैरह ये अच्छे हैं, अपनी रिसर्च आप खुद करें। ठीक है, डेमो पे ट्राई करें, इंटरनेट पे जाकर रिव्यूज पढ़ें उनके। सर माई एफ एक्स बुक देर इज वन ट्रेड साइज एंड वन लोड साइज। आपने लोड साइज वाला जो पोजीशन साइज कैलकुलेटर है ना, मैंने आपको बताया, वही आपने यूज करना है। अमीर हमजा साहब, मैं देखे रेकमेंड नहीं आपको कोई भी कर सकता। अ, आप रिव्यूज, इंटरनेट पे रिव्यूज पढ़ें, ट्रस्ट पायलट पे जाएं, जिस भी ब्रोकर का आप देख रहे हैं रिव्यूज देखें ना उनके कैसे हैं। ये असल में डायरेक्ट एडवाइस हो जाएगी। मैं वैसे आपको खुद बताऊं, अगर पर्सनल, मैंने आईसी मार्केट भी यूज कर रहा हूँ, और वो भी यूज कर रहा हूँ, एक्सनेस भी, विड्रॉ दोनों दे रहे हैं, मुझे आज तक नहीं इशू आया। लेकिन आप मेरी बात पे ना रहें, आप रिव्यूज बाकियों के भी पढ़ें इंटरनेट पे, फिर आप अपने हिसाब से करें। लेवरेज भी तो सर ऐड हो जाता है कैलकुलेट, लेवरेज को छोड़ दें, लेवरेज को नहीं आपने उसका मैटर नहीं करता, ट्रेड साइज मैटर करता है, आपका लोड साइज कितना है वो मैटर करता है। लेवरेज जितनी भी हो, लोड साइज आपने बस वहां से कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी। एनीवन एल्स, किसी और का कोई क्वेश्चन रह गया हो? अभी क्यों हो गए? चलें, ठीक हो गए। होपफुली आज आपने कुछ नया सीखा होगा। ठीक है, और जी जी, कल की तरह अपलोड करके लिंक मिल जाएगी। ठीक है जी। ऑलराइट एवरीबॉडी, हैव अ रियली ग्रेट नाइट अहेड एंड आई सी यू इन नेक्स्ट क्लास टुमारो।